एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम EE 202 सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल का जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, इसकी एक वीडियो लेक्चर की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये जो सब्जेक्ट है आपका, इसमें मैकेनिकल के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की जो एलिमेंट्री नॉलेज है वो आपको दी जाएगी। जैसे कि सब्जेक्ट में आपके थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा सॉम में प्रॉपर्टीज़ ऑफ में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मटेरियल है, कुछ पोर्शन फ्लूइड मैकेनिक्स फ्लूइड मशीन्स का है, और कुछ पोर्शन आईसी इंजन से रिलेटेड है, और कुछ पोर्शन आपका जो है पावर ट्रांसमिशन का भी है, उसका एक चैप्टर है। तो टोटल जो मैकेनिकल ब्रांच जो है उसमें जो मेन मेन जो सब्जेक्ट हैं वो सबके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा इस सब्जेक्ट में जानने को मिलेगा। ठीक है, तो जो यूनिट फर्स्ट है आपकी वो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो इस वीडियो लेक्चर में आज हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल का बिहेवियर शो करती है जब उस मेटल पर मैकेनिकल फोर्सेस अप्लाई किए जाते हैं। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन आपको जो एलिमेंट्री जो मेन पढ़ाई जाएंगी जो आपके सिलेबस में है वो इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ब्रिटलनेस, हार्डनेस, टफनेस, मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी और फटीग। तो देखिए, एक एक करके स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी। तो देखिए, इलास्टिसिटी क्या है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो इससे भी समझ आ रहा होगा। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल दैट आर टर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ एलिमेंट्री लोड, अप्लाइड लोड और स्ट्रेस। देखिए, स्ट्रेस और लोड में थोड़ा फ़र्क होता है, आप इस चीज़ को जान लीजिए। जब भी आप किसी मेटल पर फोर्स लगाते हो, ठीक है, तो मेटल जो होता है वो इंटरनली उस फोर्स के अगेंस्ट में एक रेजिस्टेंस डेवलप करता है, और वो रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाता है। पिछली क्लासों में आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में कि स्ट्रेस क्या है। तो चाहे हम यहाँ पर स्ट्रेस बोलें या अप्लाइड फोर्स बोलें, तो इनका मतलब एक ही है कि बॉडी पर फोर्स लगाया जा रहा है और उसके रेस्पेक्ट में जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है, ठीक है, तो उसका मीनिंग जो है वो अप्लाइड फोर्स से ही है। तो कहीं पर अगर स्ट्रेस बोला जाता है तो आप उससे कंफ्यूज ना हो। जब अप्लाइड फोर्स बोला जाए या स्ट्रेस बोला जाए, उस फोर्स के अगेंस्ट में ही स्ट्रेस डेवलप हो। अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो स्ट्रेस भी डेवलप नहीं करेगी बॉडी, ठीक है। तो देखिए, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाए, तो जैसे ही आप उस पर वो लगाया हुआ फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स हटाएंगे, तो मेटल वापस से अपनी ओरिजिनल शेप, यानी कि लोड लगाने से पहले जो था उसको वापस से रीगेन कर लेगा। फॉर एग्जांपल रबर, आप रबर को मान लिए उसकी जो पोजीशन है उससे जब आप उसको फोर्स लगाकर खींचते हैं, तो जब आप वो खिंचाव वाला टेंसाइल फोर्स जब आप हटाएंगे तो रबर जो है अपनी वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा। तो सेम जो है वो स्टील की भी क्वालिटी होती है कि जब आप स्टील पर एक लिमिट तक लोड लगाते हैं तो लोड वापस हटाने पर वापस से अपनी पोजीशन रीगेन कर लेता है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि रबर से ज़्यादा इलास्टिक मेटल है वो स्टील है, ठीक है। और इस सबसे ज़्यादा जो इलास्टिक मेटल है वो क्वार्ज है, सेकेंड नंबर पे स्टील है। नेक्स्ट, और देखिए स्टील का इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को आप इससे भी समझ सकते हैं। आपके सामने एक स्प्रिंग दिखाई गई है, ये इसकी न्यूट्रल पोजीशन है। जब आपने इस पर कंप्रेशन लोड लगाया, ये लोड को कंप्रेस किया, तब ये देखिए वापस से कंप्रेस हो गई। जैसे ही आपने इस लोड को हटाया तो वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ गई, ठीक है। फिर ये आपने ये देखिए टेंसाइल टाइप का फोर्स लगाया इस स्प्रिंग पे, और जैसे ही आपने फोर्स हटाया तो वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन में आ चुकी है। तो ये जो है मेटल का इलास्टिक बिहेवियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने प्लास्टिसिटी। तो देखिए, प्लास्टिसिटी क्या है। प्लास्टिसिटी को समझने के लिए आप पहले एक थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस साइड स्ट्रेन है और इस साइड स्ट्रेस है, ठीक है। ये जो कर्व है मैं माइल्ड स्टील मेटल के लिए बना रहा हूँ। माइल्ड स्टील क्या होता है, जब आप आयरन में 0.05% कार्बन मिला देते हैं तो वो स्टील कहलाता है माइल्ड स्टील। कार्बन की मात्रा पे वो डिपेंड करता है कि स्टील कैसा होगा, माइल्ड है, हाई स्पीड है, मीडियम कार्बन है, ठीक है। तो देखिए, जब आप ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर माइल्ड स्टील के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह का आता है। ये लास्ट में फ्रैक्चर पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट है, ठीक है। यील्ड पॉइंट का मतलब यहाँ ये स्ट्रेस का मतलब है कि जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जा रहे हैं, अप्लाइड लोड, वैसे वैसे स्ट्रेन यानी कि उसमें डिफॉर्मेशन होता जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए प्लास्टिसिटी क्या है। ये जो रीजन है, ये जो मैंने यील्ड पॉइंट मार्क किया है, ये वाला यील्ड पॉइंट,
इस यील्ड पॉइंट से यहाँ ज़ीरो से, और ये जो है ये प्रोपोर्शनल लिमिट, यानी कि जैसे ही जैसे आप लोड लगाओगे वैसे वैसे इसमें स्ट्रेन हो जाएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन कर्व है, जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन भी बढ़ता जा रहा है इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो ये जो रीजन है यहाँ से और यील्ड पॉइंट तक का रीजन, ये कहलाता है इलास्टिक रीजन। ये जो रीजन है यहाँ तक का, ये कहलाता है इलास्टिक रीजन, यानी कि इसमें मेटल जो है अपना इलास्टिसिटी वाला नेचर शो करता है। इस यील्ड पॉइंट के बाद और ये फ्रैक्चर पॉइंट तक, ये एफ में फ्रैक्चर पॉइंट डिनोट कर रहा हूँ इस लास्ट पॉइंट को, ठीक है। यहाँ से ये यील्ड पॉइंट से, वाई मीन्स यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट से और फ्रैक्चर पॉइंट तक ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है प्लास्टिक रीजन। तो देखिए इसको प्लास्टिक रीजन क्यों बोलते हैं। देखिए यील्ड पॉइंट के बाद मान लीजिए आप इतना लोड लगाएं, आप इतना लोड लगाएं कि वो लोड यील्ड पॉइंट की लिमिट को क्रॉस कर जाए, उसके बाद जो है मेटल वापस अपनी उसी अवस्था में नहीं आ पाता है। तो ये जो मेटल का गुण है वो प्लास्टिसिटी कहलाता है, यानी कि आप यील्ड पॉइंट तक लोड लगाओगे और फिर लोड आप हटा लोगे तो वापस से जो मेटल की पोजीशन लोड लगाने से पहले थी उसी पोजीशन में आ जाएगा, जो डिफॉर्मेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप यील्ड पॉइंट की से ज़्यादा का लोड अप्लाई कर दोगे, ये लोड मतलब स्ट्रेस, मैंने अभी आपको समझाया था कि एक्सटर्नल अप्लाइड लोड मतलब स्ट्रेस, उसको स्ट्रेस बोल दो, लोड बोल दो, एक ही बात है, मैथमेटिकली अलग अलग है। अगर आप पर यूनिट एरिया का डिवाइड कर दोगे तो वो स्ट्रेस बनेगी फोर्स में, ठीक है। तो जब आप लोड लगाएं या स्ट्रेस लगाएं यील्ड पॉइंट तक, तब तो वो इलास्टिक नेचर में रहेगा। अगर इतना लोड लगा दो कि वो यील्ड पॉइंट की लिमिट को क्रॉस कर जाए, तब मेटल में जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट स्थायी रूप से रह जाएगा, वो वापस अपनी उसी पोजीशन में नहीं आ पाएगा। तो मेटल का ये जो बिहेवियर है वो प्लास्टिसिटी कहलाता है। देखिए जैसा कि इस क्लिप से समझाया गया है कि इसको अगर आप कर दें तो ये फिर वापस से अपनी उसी पोजीशन में नहीं आ सकती है। तो ये मेटल का प्लास्टिक बिहेवियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस को आप समझिए कि आपको एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपके सामने आप पत्थर, सभी जानते हैं कि पत्थर क्या है। तो देखिए आपने कभी गौर किया है कि पत्थर पर जब आप लोड लगाओ या पत्थर को आप तोड़ने की कोशिश करो तो अपन क्या करते हैं, उस पर इम्पैक्ट फोर्स डालते हैं, ठीक है। तो इम्पैक्ट फोर्स डालने पर या फोर्स डालने पर कभी आपने ऐसा देखा है कि पत्थर जो है उसमें खिंचाव उत्पन्न हुआ है, पत्थर में उसकी डायमेंशन चेंज हो गई हो। मान लीजिए अगर उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो 10.5 हो गई हो और फिर वो टूटा हो। नहीं होता ना ऐसा। क्या होता है कि जब भी आप फोर्स डालते हो, इम्पैक्ट डालते हो, वो ब्रेक हो जाता है, सडन हो जाता है, अचानक टूटता है और पूरा क्रैक के साथ टूटता है। तो मेटल का ये जो बिहेवियर है वो ब्रिटलनेस कहलाता है, भंगुरता जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, कि उसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, सीधा वो एकदम से ब्रेक होगा। अगर मैं देखिए ब्रिटल मेटल के लिए अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करूँगा, तो वो जो मैंने अभी कर्व ड्रॉ किया था इससे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, वो था माइल्ड स्टील के लिए। और माइल्ड स्टील जो है उसमें थोड़ा सा डक्टाइल नेचर होता है, डक्टिलिटी के बारे में बाद में पढ़ेंगे अभी अपन। तो उस वो जो मेटल है वो क्या है, इलास्टिसिटी प्लास्टिसिटी दोनों प्रकार के उसमें कर्व जनरेट होते हैं। ये मैं यहाँ पर स्ट्रेन डिनोट करता हूँ और यहाँ पर ये मैं स्ट्रेस डिनोट करता हूँ। तो देखिए मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर अगर किसी ब्रिटल मेटल के लिए बनाऊंगा तो सिर्फ इतना बनेगा यील्ड पॉइंट तक, यानी कि इसका फ्रैक्चर पॉइंट और यील्ड पॉइंट कॉन्साइड कर जाते हैं। जैसा कि पहले मैंने जो डक्टाइल मेटल के लिए बनाया था कर्व, जो माइल्ड स्टील के लिए था, उसमें प्लास्टिक रीजन भी था इलास्टिक, इसमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता। यील्ड पॉइंट पर आते ही जो डिफॉर्मेशन है सडन और अचानक होता है, ठीक है। तो ये जो है ब्रिटलनेस बिहेवियर कहलाता है, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिखाया गया है। आपके सामने एक ये बार है जिसको आप तोड़ रहे हो तो पूरा क्रंच होकर के टूट रही है। जैसे एग्जांपल फॉर चौक, जिसे अपन बोर्ड पर लिखते हैं, वो चौक है, उस चौक पे भी अगर आप फोर्स लगाओगे तो वो भी इसी तरह से टूटेगा। ऐसा नहीं होगा कि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी और फिर उसके बाद वो टूटेगा, वो सडन टूटता है। तो वो क्या है, वो ब्रिटल नेचर है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मेटल व्हेन सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस इट ब्रेक्स विदाउट सिग्निफिकेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। किसी प्रकार का उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये कर्व में है ही नहीं, देखो ये जीरो है, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, केवल यील्ड पॉइंट पर आते ही वो टूट जाता है। ब्रिटल मेटल एब्जॉर्ब रिलेटिवली लिटिल एनर्जी प्रायर टू फ्रैक्चर इवन दोज फॉर हाई स्ट्रेंथ, यानी कि काफ़ी कम स्ट्रेस पर ही वो टूट जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट वो एनर्जी होती है, थोड़ा सा उसको एक झटका चाहिए। वैसे आप उस पर कंप्रेशन फोर्स डाल लीजिए, जिस भी देखो ये भी एक चीज़ है कि अगर कोई ब्रिटल मेटल है तो वो कंप्रेशन में तो काफ़ी मजबूत होगा, आप उस पर कितना ही कंप्रेशन डालो वो काफ़ी हद तक झेल जाएगा। इवन टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज़्यादा उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी। लेकिन आप उस पर थोड़ा सा इम्पैक्ट फोर्स डाल दीजिए, वो सडन टूट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हार्डनेस। तो देखिए हार्डनेस क्या है, हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल। ध्यान देना, हार्डनेस जो है वो एक सरफेस प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर कोई मेटल है उस पर उस सरफेस की हार्डनेस किसी भी लेवल की है, मान लीजिए मैं 1 से 10 तक नंबर अगर हार्डनेस को दूँ, मान लीजिए 8 नंबर की है,
तो उस सरफेस को मैं अगर रिमूव कर दूंगा और उसी मेटेरियल की एक नई सरफेस आ जाएगी तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 8 लेवल की नहीं होगी, वो कुछ और लेवल की होगी। तो हार्डनेस क्या है? सरफेस प्रॉपर्टी है। इसको आप फिनिशिंग प्रोसेस के ज़रिए किसी की मेटल की हार्डनेस चेंज भी कर सकते हो। ऐसे तो और प्रॉपर्टीज़ भी चेंज कर सकते हो, लेकिन बिना कोई फिनिशिंग में, बिना कोई हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अपनाए, केवल सरफेस हटाने पर उसी मेटल की जो सरफेस जो हार्डनेस है वो चेंज भी हो सकती है। ठीक है, तो हार्डनेस इज नॉट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। जो मैं अभी आपको समझाना चाह रहा था कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। जैसे कि मान लिया अभी मैंने ब्रिटलनेस की बात करी, इलास्टिसिटी की बात करी, तो आप एक मेटल लो, उस मेटल के दो टुकड़े कर दो ए और बी, तो दोनों की इलास्टिसिटी एक ही प्रकार की होगी, दोनों की ब्रिटलनेस एक ही प्रकार की होगी, दोनों की डक्टिलिटी एक प्रकार की होगी, लेकिन दोनों पीसेस के अलग अलग सरफेसेस की जो हार्डनेस है वो सेम हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो हार्डनेस क्या है? ये कोई फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। एक सरफेस पे कुछ और, उसी मेटल के किसी दूसरे सरफेस पे कुछ और, पर्टिकुलर 3 mm की डेप्थ पे कुछ और, 6 mm की डेप्थ पे कुछ और। ठीक है, हार्डनेस इज नॉट ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी और इट इज़ मेजर्ड बाय नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। यानी कि एक बिडल हार्डनेस नंबर होता है, हार्डनेस टेस्टर, तो वो आपके सिलेबस से बाहर है, आपको इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हार्डनेस क्या है? सरफेस प्रॉपर्टी। हार्डनेस इज द सरफेस प्रॉपर्टी इट व्हेन इट ऑफर्स रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट इंडेंटेशन, पेनिट्रेशन, स्क्रैचेस, वियर एंड टीयर। यानी कि मान लीजिए हार्डनेस को आपको मैं समझाना चाहूँ तो ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एक ये कोई सरफेस है ये, ठीक है। अब इस पर मैं एक पिन पॉइंटेड, मतलब किसी भी ले लें कि नुकीली कील से या किसी भी पिन पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से मैं इस पर स्क्रैच करता हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रैच किया। अब स्क्रैच करने से इस पर जो मार्क आएगा, वो मार्क जितनी डेप्थ का होगा उतनी उसकी हार्डनेस कम होगी, और जितनी कम डेप्थ का होगा उतना ही वो ज़्यादा हार्ड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लीजिए, आपके पास एक ए मटेरियल है, मैं इसको वुड ले लेता हूँ। ठीक है, और एक सरफेस में आपके सामने ले लेता हूँ मेटल का, कोई भी मेटल हो सकती है, आयरन हो सकती है, निकिल हो सकता है, आयरन ले लीजिए सपोज कीजिए। अब मैं आपके पास एक नुकीली कील लेता हूँ और उस कील से सेम फोर्स के साथ तो वुड पर स्क्रैच करता हूँ, और सेम फोर्स के साथ में मेटल की जो सरफेस, आयरन की सरफेस पर स्क्रैच करता हूँ। तो किस पर ज़्यादा इंडेंटेशन, किस पर ज़्यादा गहराई वाला मार्क आएगा? ऑब्वियसली वुड पे आएगा। तो वुड जो है वो कम हार्ड है और मेटल की सरफेस ज़्यादा हार्ड है। लेकिन अगर मैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करूँ तो वुड की बहुत ज़्यादा है लेकिन मेटल की कम है। तो इसलिए हार्डनेस जो है वो सरफेस प्रॉपर्टी है, वो एक ही मेटल के लिए अलग अलग भी हो सकती है। तो बेसिकली इट ऑफर्स रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट इंडेंटेशन, स्क्रैचेस एंड वीएंड एंड टीयर। यानी कि जब आप स्क्रैच करते हो किसी नुकीली सरफेस से, या फिर दो सरफेसेस आपस में रगड़ खाते हैं, उनमें रिलेटिव मोशन होता है, तो उस वक्त जो है हार्डनेस जो प्रॉपर्टी है वो काम में आती है। यानी कि अगर ऐसे कोई पार्ट्स हैं, मशीन पार्ट, जहाँ पर कि रिलेटिव मोशन ज़्यादा हो रहा है, आपस में घिसावट ज़्यादा है फ्रिक्शन के कारण, तो वहाँ पर हमें उस मेटल की सरफेस को ज़्यादा हार्ड बनाना होता है ताकि वियर एंड टियर कम हो। तो देखिए आपके सामने एक स्केल दिखाया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड जो मेटेरियल है वो कौन सा कहलाता है? डायमंड कहलाता है। कई बार आप इस तरह से कंफ्यूज हो जाते हो कि जो डायमंड है उसकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेंथ अलग प्रॉपर्टी है, हार्डनेस उसकी सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए इसमें और भी चीज़ें दिखाई, जैसे मोस्ट जो प्लास्टिक है सबसे कम हार्ड होते हैं, उसके बाद जो ऑल अलॉयज़ हैं उसके बाद हार्डनेस उनकी होती है, फिर इजी टू मशीन जो मतलब मशीनेबिलिटी जिनकी ज़्यादा होती है उनकी हार्डनेस थोड़ी और ज़्यादा होती है। फाइल हार्ड, यानी कि फाइल का मतलब है ये जो रेतियाँ आपने सुनी जिससे आप मेटल को शार्प करते हैं, उसकी सरफेस को हटाते हैं, वो फाइल कहलाती है। उस फाइल की हार्डनेस सबसे ज़्यादा होती है। फिर कटिंग टूल्स की हार्डनेस सब उससे ज़्यादा होती है। फिर नाइट्राइड स्टॉक्स होते हैं, ये कुछ कटिंग जो होते हैं टूल्स, उनमें काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद है डायमंड। फॉर एग्जांपल हार्डनेस के बारे में मैं आपको दिखाऊं, समझाऊं तो महो स्केल होता है। वैसे तो बिरल हार्डनेस नंबर में हार्डनेस मेजर की जाती है। इसके अलावा एक महो स्केल और होता है, MHO महो स्केल। तो इसमें 1 से 10 की रेटिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा मिनिमम जो 1 हार्डनेस है वो टेल्कम पाउडर होता है, जो आप यूज़ करते हो फेस पाउडर, टेल्कम पाउडर उसकी होती है। और 10 पे डायमंड आता है, और 1 से 10 तक के बीच में सारे मेटल्स की जो हार्डनेस है इसमें नंबर दिए गए हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, मेलिएबिलिटी। तो देखिए मेलिएबिलिटी क्या है? किसी भी धातु को या मेटल को आप पीट पीट कर उसमें इम्पैक्ट फोर्स डाल डालकर अगर आप उसे एक पतली शीट्स के रूप में या पतली चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो जो मटेरियल है वो उतना ही ज़्यादा मेलिएबल कहलाएगा।
और जिसको आप नहीं कर पाओगे तो वो उतना ही कम मेलिएबल कहलाएगा। तो मेलिएबिलिटी से सब्सटेंस एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर प्रेशर, यानी कंप्रेसिव स्ट्रेस के कारण वो क्या है, सरफेस जो है उसकी एक पतली चादर के रूप में, फाइन शीट्स के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी मेलिएबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल जो है मेलिएबल मेटल के, गोल्ड, आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, लीड, ये मेलिएबिलिटी है। जैसे आपने सुना भी होगा ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते हैं गोल्ड के, बनते हैं, काफ़ी बारीक काम किया जा सकता है इसमें। एल्युमिनियम की भी शीटें बनती हैं, आयरन की भी बनती है, लेकिन इतनी ज़्यादा पतली नहीं बन पाती जितनी कॉपर और गोल्ड की बन पाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। तो देखिए डक्टिलिटी क्या है, डक्टिलिटी से आशय है कि ऐसा मटेरियल जिसको आप पतले तारों के रूप में बदल सकें, फोर्स लगाकर, अंडर प्रेशराइज फोर्स वो लगाकर आप उसको अगर एक बारी होल के जरिए उस पर ओपनिंग देते हैं और पीछे से फोर्स लगाते हैं तो वो फाइन तार के रूप में जो है, वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो वह वो मेटल उतना ही डक्टाइल कहलाएगा। यानी एबिलिटी टू चेंज शेप by deforming into stretching a wire along its length. Ductility may be expressed as either percentage elongation और percentage reduction in area. डक्टाइल मेटल जैसे स्टील है, आयरन, कॉपर है, आयरन है, यानी कि वायर आपने जिन जिन के भी देखे, जैसे एल्युमिनियम के वायर होते हैं, कॉपर के, स्टील के, तो ये सारे के सारे क्या हैं, डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है टफनेस। तो देखिए टफनेस क्या है, टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ ए मेटल टू एब्जॉर्ब एनर्जी प्लास्टिकली डिफॉर्म विदाउट फ्रैक्चरिंग, यानी कि कोई भी जो मेटल है वो टूटने से पहले जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो उसकी टफनेस वैल्यू कहलाती है। इसको फाइंड करने के लिए अपन आइजोड 4p टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली देखिए टफनेस जो है, अगर जैसे मैंने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आपके पहले भी बताया था, आपके सामने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना हुआ है, ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये यील्ड पॉइंट है। और ये वाला जो पॉइंट है ये देखिए दो अलग अलग मेटल के लिए, ये वाला जो कर्व है ब्लू वाला ये है ब्रिटल मेटल के लिए, और जो रेड कर्व है वो डक्टाइल मेटल के लिए। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर जो भी कर्व है उसके अंडर का जितना भी एरिया है वो टफनेस वैल्यू को शो करता है। कैसे, ब्रिटल मेटल के लिए मैंने आपको बताया यील्ड पॉइंट पर आती वो टूट जाता है, तो ये वाला जो एरिया है ब्रिटल मेटल के लिए ये इसकी टफनेस एनर्जी को शो करेगा। डक्टाइल जो मेटल है वो यील्ड पॉइंट है और उसके बाद यहाँ जाकर के अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पॉइंट। अब आप सोचेंगे ये फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ कैसे है, फ्रैक्चर पॉइंट यहीं होता है। ये थोड़ा सा ट्रू स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेन वाला फिनोमिना है, इसलिए कर्व नीचे जा रहा है। तो वो आपके थोड़ा डीपली चीज़ है, वो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना देखिए कि ये फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये कर्व के नीचे पूरा ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया जो है ये टफनेस वैल्यू को शो करेगा डक्टाइल मेटल के लिए। एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व शोज द टफनेस वैल्यू ऑफ द मेटल, यानी कि टूटने से पहले। ये फ्रैक्चर पॉइंट ब्रिटल मेटल के लिए हो गया, ये फ्रैक्चर पॉइंट डक्टाइल मेटल के लिए हो गया। तो जितनी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो उसकी टफनेस वैल्यू कहलाती है। बेसिकली इसको चेक करने का उद्देश्य ये है, हमें ये पता लग जाता है कि ये मेटल इतनी एनर्जी पे टूट जाएगा। तो जब भी हम अपनी मशीन का डिज़ाइन करें तो इस हिसाब से करें कि इस मेटल पर उससे कम लेवल की एनर्जी आए, उससे ज़्यादा की एनर्जी उस पर ना लगे एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण। लास्ट प्रॉपर्टी है फटीग स्ट्रेंथ। तो देखिए फटीग स्ट्रेंथ को आप बिल्कुल बहुत अच्छे एग्जांपल से समझिए कि कोई भी जो मेटल है अगर उस पर रिवर्स साइक्लिक की जो स्ट्रेस है वो लगती है तो वो अपने यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस से पहले ही टूट जाता है। जैसे मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये बताया, ठीक है, ये स्ट्रेस एंड दिस इज़ फॉर स्ट्रेन। तो ये डक्टाइल मेटल के लिए मैंने आपको बताया यील्ड पॉइंट, उसके बाद ये फ्रैक्चर, यहाँ जाके फ्रैक्चर पॉइंट ये टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो यील्ड स्ट्रेस है वो ये वाली है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस से पहले ये, अब देखिए यहाँ पर यील्ड स्ट्रेस का मतलब क्या है, यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है कि जब आप लोड लगा रहे हो तो बिना लोड लगा ही देखिए यहाँ पे स्ट्रेन जो है डिफॉर्मेशन होने लगता है, वो यील्ड पॉइंट है। तो जब आप किसी मेटल पर रिवर्स साइक्लिक की स्ट्रेस लगाते हैं तो वो अपनी यील्ड पॉइंट की स्ट्रेस से पहले टूट जाए। देखिए अब उसको टूटना कहाँ चाहिए था, फ्रैक्चर पॉइंट ये है, इतने लेवल की स्ट्रेस पे टूटना चाहिए था, लेकिन वो यील्ड पॉइंट से पहले टूट रहा है मेटल। क्यों टूट रहा है, क्योंकि उस पर जो स्ट्रेस लगाई गई है वो डबल नेचर की स्ट्रेस है। यानी आप कुछ देर के लिए तो उस पर टेंसाइल स्ट्रेस लगा रहे हो, कुछ देर के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हो, फिर टेंसाइल लगा रहे हो, फिर कंप्रेसिव लगा रहे हो, फिर टेंसाइल लगा रहे हो, फिर, यानी कि अगर एक ही प्रकार की उस पर स्ट्रेस लगेगी तो वो काफ़ी उसकी अच्छी लाइफ साइकिल होगी, वो काफ़ी ज़्यादा लोड सहन कर पाएगा। अगर एक ही उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगेगी तो भी वो काफ़ी लोड सहन कर पाएगा। लेकिन आप मेटल पर कंप्रेसिव टेंसाइल, कंप्रेसिव टेंसाइल, कंप्रेसिव टेंसाइल, इस तरह की बार बार साइक्लिक स्ट्रेस लगाओगे तो वो अपने यील्ड पॉइंट से पहले ही स्ट्रेस पे टूट जाएगा।
इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मान लीजिए आपको एक फ्लोर पे चढ़ना है, उस फ्लोर पर जो टोटल जो मंजिल है वो आपके टोटल फ्लोर मान लीजिए 30 है, 30 फ्लोर पर आपको चढ़ना है सबसे टॉप पर सीढ़ियों से विदाउट लिफ्ट। तो क्या करोगे, आपसे कहा जाए कि आप चढ़ जाओ 30वें वाले पे, तो आप चढ़ जाओगे। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि यही काम 30 बार करो, तो नहीं होगा ना। कोई एक बार कर पाए, कोई 2 बार कर पाएगा, 3 कर पाएगा, और 4-5 बार में, यानी कि देखिए चढ़ने को तो अगर आपको बोला जाए तो 30 की जगह आप 40वें फ्लोर पे भी चढ़ जाओगे, 50वें भी। लेकिन अगर यही काम आपको बार बार करने को बोला जाए तो वो नहीं। सेम कंसेप्ट मेटल का रहता है। अगर मेटल पर आप एक ही फाइबर पर, मेटल के एक ही किसी फाइबर पर बार बार अलग अलग टाइप की स्ट्रेस लगाते हो, तो जो उसकी एक ही टाइप के स्ट्रेस में जो मैक्सिमम कैपेसिटी है लोड को झेलने की, वो उससे पहले ही ब्रेक हो जाता है इंटरनल क्रैक्स डेवलप होने के कारण। स्ट्रेस जो उनके ग्रेन्स होते हैं, स्ट्रक्चर, मोलिकुलर स्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आता रहता है बार बार, और अलग अलग टाइप का। एक बार टेंसाइल डिफॉर्मेशन आ रहा है, फिर एक बार कंप्रेसिव डिफॉर्मेशन आ रहा है। इसका एक और अच्छा एग्जांपल है फटीग स्ट्रेंथ को समझने का। मान लीजिए आपके पास घरों में वायर वगैरह होते हैं, आप केबल वगैरह अटैच करते हो या इलेक्ट्रिसिटी का कुछ छोटा मोटा करते हो, तो जनरली मान लीजिए अगर आपके पास प्लायर नहीं है तो आप क्या करते हो, आप एक वो जो आप जल्दी कॉपर का तार होता है, वो कॉपर के तार को आप कैसे तोड़ते हो, उसको 4-5 बार ऊपर नीचे करते हो, गोल गोल घुमाते हो, वो टूट जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उसी कॉपर के वायर को आप दोनों साइड से खींचकर तोड़ने की कोशिश कीजिए, आप अगर 2-3 लोग उसके एक सिरे को पकड़कर एक साइड से खींचे और 2-3 लोग एक सिरे को पकड़ से दूसरी साइड से खींचे, तो भी वो तार आपसे नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप उसको 4-5 बार गोल गोल घुमाइए और ऊपर नीचे करिए तो वो टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? वो फटीग स्ट्रेंथ वाला फिनोमिना काम करता है। यानी कि जब भी मेटल पर रिवर्स साइक्लिक स्ट्रेस अप्लाई की जाती है, तो वो अपने यील्ड पॉइंट से बहुत कम स्ट्रेस वैल्यू पर ही टूट जाता है। फटीग का मतलब होता है हिंदी में थकान। तो आप यही कह सकते हैं कि मेटल को एक तरह से थकावट हो जाती है और उस तरह से वो टूट सकता है। ये समझने के पर्पज़ से, बाकी थकावट का मतलब उससे नहीं है आशय। उसका मतलब है कि उसमें ग्रेन मॉलिक्यूलर ग्रेन लेवल्स पर डिफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगता है, जिसके कारण वो अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस से कम स्ट्रेस पर ही टूट जाता है। तो ये सारी प्रॉपर्टियाँ आज की वीडियो लेक्चर में थी। अब बाकी जो नेक्स्ट यूनिट है वो अगले लेक्चर में करेंगे। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।